खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग शो सलाम जेके, और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफा गौहर हाज़िर खिदमत है। मेरे साथ नई दिल्ली स्टेडियम में मौजूद है खुशामदीद प्रोग्राम सलाम जेके के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। सभी नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में आपके सामने जब हाजिर खिदमत हैं हम, तो कोशिश करेंगे कि आपको न सिर्फ मुल्क की सतह की कुछ खबरें बताएं, आलमी सतह पर बयानात सामने आए हैं वो ख़बर बताएंगे, पाकिस्तान की सियासी ख़बर जिसका असर जम्मू कश्मीर की सियासत के साथ आप देखेंगे उस पर गुफ्तगू करेंगे, और फिर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ हुआ है, आज क्या कुछ मुतवक्को है, सियासी मंजरनामे पर क्या है, इक़्तिसादी मंजरनामे पर क्या है, और तरक्याती मंजरनामे का पहिया जो है वो तरक्याती मंजरनामा जो है जिसको चलाने की और दौड़ाने की कोशिशें हो रही हैं वो कितना चल रहा है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और अस्पताल का हाल कितना बेहाल है और क्या कुछ हो रहा है जम्मू और श्रीनगर की कहानी आपको ज़रूर आज के प्रोग्राम में हम दिखाएंगे। आप और हम टीवी पर बात करते रहेंगे, आप हमें सुनते रहेंगे, लेकिन हम आपको सुनेंगे 9:35 पर जब हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी। आप और हम बराह रास्त बात करेंगे, मसले उठाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमत की नींद टूटे, इंतज़ामिया जो फालिज़दा नज़र आ रही है उस पर आपकी बात का असर हो और कहीं ना कहीं उन मसलों का मदावा निकले। ये होगा जी 9:35। लेकिन फ़िलहाल आप और हम और ज़्यादा मजबूती के साथ आगे कैसे बढ़ें, तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आएंगे, फेसबुक के ज़रिए से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर ज़रूर आइएगा, ख़बर भी पढ़िएगा और ख़बर को देखिएगा भी, क्योंकि लाइव नशरियात वहाँ पर चल रही है। तो इस तरीके से आप हमारे साथ इस वक्त भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन आज जब ख़बरों का आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले बात ज़रा पाकिस्तान के हवाले से करते हैं और भारत और पाकिस्तान के ख़बरों की बात करते हैं, और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के हवाले से एक और अच्छी खबर सामने आ रही है, जहां गुज़श्ता कई हफ्तों से लगातार एक अच्छी पेशरफ्त देखने को मिल रही है। पहले डीजीएमओ सतह की बातचीत में कुछ मामलात आगे बढ़े, उसके बाद वजारत ख़ारजा के दोनों तरफ से बयानात आए, और अब एक और पहल जो है वो आगे बढ़ रहा है, और वो कोविड-19 के ख़िलाफ़ जो भारत ने एक बड़ी पहल की है, जो वैक्सीन कारी का अमल शुरू किया गया है, उसको अब पाकिस्तान के साथ भी बांटा जाएगा। और पाकिस्तान की सेनेट में बाज़ाब्ता तौर पर हाई पावर कमेटी के अंदर इस बात का खुलासा पेश किया गया कि पाकिस्तान भारत से बाज़ाब्ता तौर पर कोविशील्ड नामी वैक्सीन जो है वो ले रहा है। और इस बीच बताएं, एक भारत और पाकिस्तान के दरमियान अहम पेशरफ्त इसी महीने में, जहां पर 16 मिलियन डोजेज 1.6 करोड़ जो कोविड वैक्सीन है, भारतीय टीका है, ये पाकिस्तान को मिलेगा। भारत की तरफ से तैयार किया गया और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जानिब से मार्च के वस्त तक तैयार की जाने वाली जो ऑस्ट्रियाजेनिका वैक्सीन है, इसकी पहली खेप पाकिस्तान के हवाले कर दी जाएगी। सप्लाई अब पाकिस्तान को भी होगी, यानी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में यहां से वैक्सीन भेजी जा रही थी, लेकिन अब उन ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान भी शामिल हो गया है। और गैवी के जरिए पाकिस्तान को 1,60,00,000 कोविड वैक्सीन डोज सप्लाई किए जाएंगे। और साफ बताया गया है कि भारत के सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से जो तैयार की गई वैक्सीन है, जिसके मजीद डोजेस तैयार किए जा रहे हैं, मार्च के वस्त तक ये पूरी सप्लाई पाकिस्तान को सौंप दी जाएगी। कोविशील्ड नामी वैक्सीन भी जो पाकिस्तान को मुफ्त दी जाएगी, और ये इसी वैक्सीन का हिस्सा होगी जिसमें पहली खेप के तहत 1.6 करोड़ जो है पाकिस्तान को डोज देने की तैयारी है। और बड़ी बात ये कि तकरीबन 4.5 महीनों के बाद जब भारत के अंदर तैयारी हुई थी कोविड वैक्सीन की, सबसे पहले भूटान वैक्सीन भेजी गई थी, तो 4 महीनों के बाद पाकिस्तान ऐसा पहला पड़ोसी मुल्क होगा जिसको ये वैक्सीन तकरीबन पहले 7 ममालिक में दी जाएगी। चलिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच मजीद रिश्ते जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं, और पाकिस्तान का ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो उन्होंने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो है कोविड-19 का वैक्सीन उसे जनवरी के अंदर अप्रूवल दिया था। और उसके बाद जो ग्लोबल मैकेनिज़्म है इस वैक्सीन कारी के हवाले से, उस मैकेनिज़्म को इन्वॉल्व किया गया है, और बाज़ाब्ता तौर पर अब पाकिस्तान को भी इस ज़ुमरे में रखा गया है, जहां पर कोवैक्स फैसिलिटी के तहत जो है ये वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान को मिलेंगे। वजारत ख़ारजा का रिकॉर्ड जो है वो ये बता रहा है कि
580.90 लाख डोजेज अभी तक पूरी दुनिया के अंदर जो है वो सप्लाई किए गए हैं, जिनमें 160 लाख से ज़्यादा डोजेज कोवैक्स के वो सप्लाई किया गया है और 77 लाख डोजेज जो है वो जैंट के तहत जो है वो सप्लाई किए गए। इसमें दो तरह की है, एक कमर्शियल सप्लाई होती है और एक ग्रांट इन एड दिया जाता है। और भारत की तरफ से लगातार ये कोशिश की गई है इस वैक्सीन कारी के अमल में, जिस मुल्क को कमर्शियल लाइंस पर दिया गया वहाँ पर ग्रांट इन एड के तहत भी ये वैक्सीन कारी का अमल जो है वो आगे बढ़ाया गया। और बांग्लादेश ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट इस वक्त सामने है। जब आप वजारत खारजा की इस वेबसाइट को देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि वैक्सीन कारी के अमल में 90 लाख डोजेज जो हैं वो बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा दिए गए हैं और उसमें कमर्शियल भी है और नॉन कमर्शियल भी है। और बायलैटरल ट्रेड रुके हुए अगरचे काफ़ी वक्त हुआ पुलवामा के बाद, जब 2019 में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और ख़राब हुए, उसके बाद बायलैटरल ट्रेड रुका है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर लौटती हुई अमन की गाड़ी दिख रही है। और यहीं कोविड के बहाने एक बार फिर दोनों मुल्क जो है वो एक साथ दिख रहे हैं और भारत की तरफ से जो कोवैक्स वैक्सीन बनाई जा रही है उसे, कोविशील्ड वैक्सीन बनाई जा रही है उसे बाज़ाब्ता तौर पर अब सप्लाई किया जाएगा पाकिस्तान को। और इस सिलसिले में पाकिस्तान की सेनेट के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर इसका खुलासा पेश किया गया है और भारत ने इसकी तस्दीक भी की है। और सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से यह कहा गया है कि मार्च या अप्रैल के वस्त तक इस पूरी खेत को जो है, इस पूरे कंसाइनमेंट को जो है वो पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। तो खबर भारत और पाकिस्तान के हवाले से। अब बढ़ते हैं आगे अपनी एक और बड़ी खबर की ओर और बात करते हैं दूसरी सरहद की जो चीन के साथ लगी हुई है। भारत और चीन लद्दाख का मामला, जहां पर पिछले कई महीनों से दोनों फौजें आमने सामने हैं और पैंगोंग TSO के अंदर जहां फौजी इनखला हुआ था उसके बाद मुज़ाकरात का अमल जारी था और माना जा रहा था कि शायद मुज़ाकरात के बीच अब मुकम्मल फौजी इनखला दोनों तरफ से होगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर जो आई है वो US कमांडर की तरफ से सामने रखी गई है। एडमिरल फिलिप्स ने अपने जो इंडो पैसिफिक कमांड के जो हेड है US मिलिट्री के, उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है और ये बयान उन्होंने अपने सेनेट के अंदर दिया है, जिसमें उन्होंने, एडमिरल फिलिप ने माना है कि भारत और चीन के बीच पुरकशीदा हालात इस वक्त भी मौजूद है और मुकम्मल तौर पर चीन की तरफ से इनखला नहीं किया गया है। ताहम जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बन रहे हैं मिलिट्री सप्लाई और मिलिट्री इक्विपमेंट्स को लेकर, उससे मजीद दोनों मुल्कों के बीच में मजीद रिश्ते मुस्तहकम हुए हैं। अमेरिका की तरफ से ऑनलाइन सैटेलाइट मैपिंग की गई है और इंटेलिजेंस गैदरिंग की गई है, वो सारी कुछ शेयर की गई है भारत के साथ। ये एडमिरल फिलिप्स एस डेविडसन का बयान है जो कमांडर है US मिलिट्री इंडो पैसिफिक कमांड के, और उन्होंने लॉ मेकर्स के सामने ये बयान जो है वो दिया है कि कन्फ्लिक्ट जो है वो अभी भी बराबर है, क्योंकि चंद इलाकों के अंदर अभी भी फौज जो है वो आमने सामने है और सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। चीन और भारत की फौजें लगातार मशावरत कर रही थी, ताहम पैंगोंग TSO के अंदर आगे मामला नहीं बढ़ा, यानी यहाँ तक मामला तो बढ़ा, वहाँ पर थोड़ा इनखला ज़रूर देखने को मिला। उसके बाद नेगोशिएशन पार्ट जो है वो हॉल्ट हो गया है, ये माना है एडमिरल फिलिप्स एस डेविडसन जो कमांडर है US मिलिट्री पैसिफिक के, और उनका मानना है कि सूरत हाल पुरतनाव अभी भी बनी हुई है। दोनों फौजें आमने सामने हैं और सूरत हाल कशीदा है। ताहम भारत के साथ और अमेरिका भारत ताल्लुकात जो है वो मज़ीद बेहतर हो रहे हैं और जितनी भी इंटेलिजेंस गैदरिंग और दीगर चीज़ें हैं वो भारत को दी जा रही है ताकि मुस्तहकम के साथ, मजबूती के साथ भारत वहाँ पर खड़ा रह सके। ये एडमिरल फिलिप एस डेविडसन का बयान है जो हमने आपके सामने रख दिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जो कि इस वक्त सरहदी इलाके से आ रही। जब सरहदी इलाकों की बात हो रही है तो आपको PIA के हवाले से खबर बताते चले, यानी पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस और इस शेप का बनाया हुआ एक तैयारा जो कि सरहदी जिले के अंदर जम्मू कश्मीर में गिरा है, जहां पर पाकिस्तानी गुब्बारा जो कि कठुआ के सोत्राचक इलाके में हीरानगर सेक्टर है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां पर देर शाम ये जरूर गिरा है, लेकिन रात भर यहां सर्च ऑपरेशन भी होता रहा और
पुलिस ने अपनी तहवील में लेकर हीरानगर के सरहदी इलाके में पाकिस्तानी गुब्बारा, जिसको तहवील में लेकर मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है कि आखिर क्या वजह है कि इस गांव में जो सरहदी इलाका था, यहां गुब्बारा जिसकी शक्ल बनाई गई है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जो पाकिस्तान के मुसाफिर तैयारे हैं उसकी शक्ल से दी गई है, और ये हवा में उड़ता हुआ भारतीय हुदूद में आकर गिरा है। पाकिस्तान और भारत की सरहद के करीब लगने वाला सोत्राचक गांव, जो कि हीरानगर कठुआ के अंदर आता है, जहां पर यह गुब्बारा गिरा है, जिसके बाद पुलिस ने इसे तहवील में लेकर मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। हीरानगर सेक्टर से बड़ी खबर। चलिए, ये तो सरहद की बात थी, जहां पर कठुआ से ये खबर आपको आज से बता रहे थे कि गुब्बारा नुमा जहाज जो है वो पीआईए जिस पर लिखा हुआ था और पूरी तरह से उसको पीआईए बनाया गया था, वो रात देर गेट देखा गया हीरानगर के चक इलाके के अंदर। और उसके बाद पुलिस ने रात भर वहां पर तलाशी कार्रवाइयां भी चलाई और इस वक्त भी इलाके के अंदर जो है वो तलाशी चलाई जा रही है, क्योंकि रात देर गई ये मामला जो था वो सामने आया था। लेकिन बात जब जरा और आगे बढ़ाते हैं और अब मुल्क की करते हैं, और मुल्क के अंदर एक खबर किसान भी है, जो पिछले 100 दिन से ज्यादा वक्त हो गया है किसान सरापा एहतिजाज है, और अब किसानों की गूंज मुल्क से बाहर भी सुनाई दे रही है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर लगातार पिछले कई दिनों से भारत के अंदर किसानों के एहतिजाज को लेकर सख्त बरहमी का इजहार किया गया और इंतहाई सख्त अल्फाज ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, जिसके बाद वजारत खारजा ने भी अपना मौकफ साफ कर दिया है। किसान तहरीक का मामला जो अब बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर भी जिस पर बहस मुबाहिसा हुआ, तकरीबन 90 मिनट तक इस पर बातचीत हुई है, डिस्कशन हुआ है, लेकिन इन सब के बीच में किसानों का तहफ्फुज या फिर आजादाना सहाफत को लेकर भी बात की गई है। लेकिन बरतानवी हाई कमिश्नर को दिल्ली के अंदर इसी मामले पर तलब कर लिया गया है, क्योंकि भारत का इस कार्रवाई के बाद सख्त रद्दअमल सामने आया और भारत ने इस बहस मुबाहिसे को, इस कार्रवाई को एकतरफा और झूठ पर मबनी करार देते हुए कहा कि जो कुछ इस वक्त मुल्क के बाहर हो रहा है किसान मामले पर, किसान तहरीक को लेकर, वो बेमानी है, कोई भी उसका फायदा नहीं है। यहां पर यह भी आपको याद दिलाते चले कि बरतानिया के अंदर जब ऐवान में कार्रवाई शुरू हुई तो कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से भी मुखालफत की गई थी कि भारत का यह अंदरूनी मामला है, इस पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी 90 मिनट तक बहस मुबाहिसा हुआ और वो करारदाद, वो अर्जियां जो खासतौर से जो बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर चली गई थी, जिन पर 1 लाख से ज्यादा लोगों के साइंस थे, दस्तखत किए गए थे और अवामी मुहिम थी जिस पर इसकी हिमायत करने या इसको बहस करने को लेकर सवाल पूछा गया था, उस पर अपनी बात, अपनी राय रखी गई थी अवाम की तरफ से। और बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर बहस मुबाहिसा हुआ, 90 मिनट तक जो कार्रवाई हुई उस पर मुख्तलिफ मामलात और भारत को लेकर सख्त अल्फाज का इस्तेमाल हुआ। लेकिन अब जवाब भी भारत की तरफ से सख्त रद्दअमल जो है सामने आया है, जिसमें झूठ पर मबनी इस बहस को करार देते हुए दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर बरतानवी हाई कमिश्नर को तलब कर लिया गया है और बहस को एकतरफा भारत ने अपने एक बयान में जो वजारत खारजा की तरफ से जारी किया गया उसमें इस बहस को एकतरफा करार दिया है। चलिए, ये तो किसानों की खबर थी, लेकिन किसान सरापा एहतिजाज है और आज भी किसान सम्मेलन जो है कई इलाकों के अंदर हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर इस पर गहरी नज़र जो है वो रखी जा रही है। चुनाव भी 5 रियासतों के अंदर है और इस बीच किसान सरापा एहतिजाज है। देखना होगा कि सियासी ऊंट कौन सा करवट लेता है। बढ़ते हैं आगे और बात जरा एक और बड़ी खबर की करते हैं। और बड़ी खबर इसलिए ये अहम है क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार इस मॉर्निंग शो में हम उस खबर का जिक्र कर रहे थे, लेकिन अब तस्दीक उस खबर की हो गई है कि क्वाड मुल्कों की इतिहाद जो है वो अब बाज़ाब्ता तौर पर 12 मार्च को अपना इजलास बुला रहा है। क्वाड का इजलास 12 मार्च को होगा और इस सिलसिले में इस समिट के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा अमरीकी सदर जो बिडेन के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान के मंदूबीन भी होंगे। और ये माना जा रहा है कि ये पहला बड़ा इजलास होगा जो इस तरीके से बुलाया गया है मार्च 12 को। इससे कबल फरवरी का महीना था, 18 तारीख थी, जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है जयशंकर साहब, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था फॉरेन मिनिस्टर लेवल मीटिंग क्वाड की, यानी क्वाड मुल्कों के जो वज़राए खारजा का इजलास 18 फरवरी को हुआ था, उसमें डॉक्टर जयशंकर ने हिस्सा लिया था। उसके बाद लगातार जो ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म हैं और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लगातार ये कोशिशें की जा रही थी कि अब सरबराह इजलास हो ताकि मज़ीद बेहतरी के साथ आगे बढ़ा जाए।
और अब क्वाड का पहला इजलास जो है वो 12 तारीख को होगा और ये अमेरिका के नुक्ते निगाह से अहम होगा क्योंकि ये बैनुल-अक़वामी सतह पर पहली नशिस्त तो होगी बिडेन की जहां पर वो आके बात करेंगे, अपना मौक़िफ़ अमेरिका का मौक़िफ़ मुल्क के सामने, दुनिया के सामने रखने जा रहे हैं। इधर चीन गहरी नज़र इस पूरे मामले पर रख रहा है क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जिस तरीके से बयानात सामने आ रहे हैं इसको लेकर चीन ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया है और भारत से जहां दोस्ताना ताल्लुकात को कायम रखने और माजी की सूरत हाल को बरकरार रखने की बात कही है, वहीं पर अमेरिका के लिए भी एक तंबे जारी करते हुए कह दिया है कि इस खित्ते के अंदर अमेरिकी जाहिरियत को कबूल नहीं किया जाएगा और अमेरिका जिस तरीके से अपने हवारियों के साथ मिलकर यहाँ पर सूरत हाल बिगाड़ना चाहता है उसके खिलाफ सफारा जंग भी हो सकती है। इस तरीके की बातें माजी में भी कही गई है, लेकिन अब अमेरिका के अंदर नए सदर है और नए सदर का बैनुल-अक़वामी सतह पर यह पहला इजलास होगा और देखना होगा कि किस मौक़िफ़ के साथ चीन के मामले को लेकर यहाँ पर जो बिडेन का बयान जो है वो सामने आएगा। यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं है, देखना होगा कि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का मौक़िफ़, जापान का मौक़िफ़ और फिर चीन का मौक़िफ़ भी किस तरीके का सामने आ सकता है। चलिए जी, ये तो बात थी जनाब क्वाड के देशों की। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब ज़रा अंदरूनी सलामती सूरत हाल के हवाले से। जब हम अंदरूनी सलामती सूरत हाल की बात करते हैं तो पूरे मुल्क को एक जाविये में आपको देखना पड़ेगा, एक एंगल में देखना पड़ेगा और यही बात है कि लोकसभा जो कि चल रहा है वहाँ पर मुख्तलिफ सवालात पूछे जा रहे हैं और एक सवाल के जवाब में न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हवाले से वज़ारत दाखिला का बड़ा बयान सामने आया है बल्कि मुल्क के अंदर भी सलामती सूरत हाल किस तरीके की है बताया है जी कृष्ण रेड्डी ने। और इस बीच आपको बताते चलें जम्मू कश्मीर का मामला भी ऐवान के अंदर कल उठा। दफा 370 की मंसूखी के बाद मिलिटेंसी में कमी आई, सरकार की तरफ से ये साफ किया गया। दूसरा, जो जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर यूएपीए के तहत जो केसेस, यूएपीए के केसेस जिन लोगों पर रजिस्टर हुए थे उनमें ज्यादा इजाफा देखा गया। 72% तक मुल्क के अंदर यूएपीए के तहत लोगों को बुक किया गया या जिन लोगों पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया साल 2019 में। और इस बीच सरकार ने जम्मू कश्मीर के कुछ आदादोशुमार भी रखे, चूंकि सवाल सरकार से अब भी पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर के कितने लोग अभी भी पीएसए के तहत हिरासत में हैं या इसके अलावा भी अगर हिरासत में है तो ऐवान के सामने जवाब दिया जाए। तो उसमें भी सरकार की तरफ से मिलिटेंसी से लेकर हिरासत तक के केसेस का जिक्र करते हुए तहरीरी जवाब में कहा कि पूरे मुल्क के अंदर जहां पर 1948 ऐसे लोग हैं, 1226 केसेस हैं जो रजिस्टर हुए पूरे साल के अंदर। यूएपीए के तहत केसेस का आदादोशुमार सरकार ने रखा है, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो आदादोशुमार सरकार ने दिया उसके बकौल कि पीएसए के तहत कोई भी शख्स जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त बंद नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि यूएपीए के हवाले से मरकजी वजारत दाखिला का डाटा सामने आया है जिसमें उनका मानना है कि यूएपीए के तहत साल 2019 से अब तक 72% का इजाफा हुआ, यानी 72% केसेस जो हैं वो बढ़े हैं। और इसी तरीके से एक साल के अंदर 1948 लोगों के खिलाफ केसेस जो है वो रजिस्टर गिरफ्तार हुए हैं और 1226 रजिस्टर केसेस मुल्क भर में हुए हैं यूएपीए के तहत। जब जम्मू कश्मीर की बारी आई तो साल 2020 का आंकड़ा भी पेश किया गया जिसमें कहा गया कि कुल मिलाकर 244 टेरर इंसिडेंट्स जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनमें 221 मिलिटेंट जो है वो साल 2020 के अंदर मारे गए हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2000 एक्ट का हवाला जब दिया गया तो ये कहा गया कि जब आप 2015 को 2019 के मुकाबले में देखेंगे और फिर 2019 को 2020 के मुकाबले में देखेंगे तो कानून का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से सूरत हाल जो है वो काबू में है। और साथ ही ये भी बताया गया कि अगर 2019 के केसेस को देखेंगे जो रजिस्टर हुए हैं तो मणिपुर में 306, उसके बाद तमिलनाडु में 270 केस और जम्मू कश्मीर में 255 केस, झारखंड में 105 केस, असम में 87 केस जो है वह रजिस्टर हुए हैं। और इन केसेस में अरेस्ट भी जो है वो बहुत सारे लोग हुए हैं और अरेस्ट में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश से हुए हैं जहां पर 498 के करीब लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। मणिपुर के अंदर 385 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तमिलनाडु के अंदर 308 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर 227
222 और झारखंड के अंदर 202 लोगों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। एक बार फिर मरकजी वजारत दाखिला की रिपोर्ट और मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से बयान दिया गया है कि 370 ख़त्म होने के बाद सूरत हाल मामूल पर आ रही है और लगातार मिलिटेंट ऑपरेशंस कम हो रहे हैं और जिस तरीके से एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन चलाए गए हैं उसमें फौज और पुलिस को बड़ी कामयाबी भी मिली है। 244 मिलिटेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, 221 मारे गए हैं 2020 के अंदर, जबकि 2019 का फिगर ये था कि 594 इंसिडेंट्स हुए थे। और उसके साथ साथ जब हम लास्ट ईयर फरवरी का रिकॉर्ड देखते हैं तो उसमें भी काफ़ी कमी आई है। ये वजारत दाखिला की एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि तकरीबन 42 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको यूएपीए की लिस्ट में रखकर पाबंदी आयद कर दी गई है मुल्क भर के अंदर, जिनमें जम्मू कश्मीर के अंदर भी बड़ी तंजीमों पर पाबंदी आयद की, जिनमें जमात इस्लामिया भी है और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट भी है। तो ये फहरिस्त भी कल सामने रखी गई है। उसके साथ साथ ये कहा गया कि ये जो फर्स्ट शेड्यूल के तहत यूएपीए के फर्स्ट शेड्यूल के तहत जिन्हें डिक्लेयर किया गया, जिन ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर किया गया टेरर ऑर्गेनाइजेशन, उनके असासों को मुंजमद किया जा रहा है, आधों को किया गया है। ताहम उन्हें पूरा मौका दिया गया था कि वो अपने माफी ज़मीर को बयान करें। जब वो नाकाम हुए उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की गई। तो कुल मिलाकर लोकसभा के अंदर जो बयान जारी किया गया उसमें ये कहने का मकसद था कि जम्मू कश्मीर के जाविये से सूरत हाल पुरअमन है और मुल्क भर के अंदर जो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां हो रही हैं उनके खिलाफ भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि मुल्क के अंदर मुल्क मुखालिफ कार्रवाइयाँ कोई करे और उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। तो कल एक बार फिर क्लियर कट मैसेज जो है वो वजारत दाखिला की तरफ से दिया गया। आज भी लोकसभा और राज्यसभा पर हमारी नजर रहेगी और क्या कुछ बड़ी खबर होगी आपको जरूर बताएंगे। अब जरा आते हैं अपनी बड़ी खबर की ओर और एक और बड़ी खबर सच्ची में ये है कि जम्मू कश्मीर सन 47 से पहले और सन 47 तक की जब आप जोग्राफिया को पढ़ेंगे और हमारे जो बहुत सारे नौजवान और नौनिहाल नौजवान है शायद उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं होगा क्योंकि अब उतना ज़्यादा मुताला होता नहीं है, फ़ोन पर ज़्यादा लोग रहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर की बाउंड्रियाँ कहाँ कहाँ से थी। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर आज़ाद कश्मीर की उन जिन्हें हम सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर कहते हैं उन इलाकों तक भी थी जो आज तक चीन के पास है। और यहाँ कहाँ तक थी, भारत के अंदर जो हदूद है वो कितनी थी वो आपके सामने है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो सारी चीज़ें बाइफरकेट हुई, कुछ गिफ्ट में दी गई, कुछ पर नाजायज़ कब्जे किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से जो कहा जा रहा है और कुछ पर यहाँ से कुछ मामला चले हैं भारत की तरफ से। और अब बड़ी बात जो आ रही है सामने वो ये है कि पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा बनाने की कोशिशें तेज़ की हैं और यही वजह है कि गिलगित बल्तिस्तान असेंबली ने बाज़ाब्ता तौर पर मुत्तफ़िका तौर पर एक करारदाद कल ऐवान के सामने रखी और उसे मंजूर किया गया है। हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार ने बैक ज़बान होकर वहाँ पर इस करारदाद को मंजूर किया और पाकिस्तानी हुकूमत से दरख्वास्त की कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबे की शक्ल में लिया जाए और सेनेट और कौमी असेंबली के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर नुमाइंदगी वहाँ पर दी जाए। एक तरफ से ये कहा गया, दूसरी तरफ से ये भी कहा गया इस करारदाद के अंदर कि जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की पासदारी की जाए। अब ये पासदारी कैसे होगी मेरी समझ से बाहर है क्योंकि यही मामला जब आप उस पार और इस पार देखते हैं तो इन्हीं मामलों को लेकर पाकिस्तान का एक कड़ा एतराज़ था। तो आज गिलगित बल्तिस्तान पर खामोशी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का सूबा बन रहा है। लेकिन इसको लेकर वजारत खारजा की तरफ से बयान जारी किया गया है और वजारत खारजा ने इस पूरी कार्रवाई को गैर आईनी करार दिया है और कहा है कि सन 47 को जो हदूद जम्मू कश्मीर की थी वो एक क्लियर कट पोजीशन है और उस मौक़ब में कोई तरमीम भारत की तरफ से काबिल कबूल नहीं है। और जिस तरीके से इस गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की कोशिश की जा रही है इस करारदाद को वो नामंजूर करते हैं और आलमी इदारों से भी उन्होंने मुदाखलत की अपील की है। और इस बीच आपको बताते चलें, चूंकि अब गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा बनाने की करारदाद मंजूर कर ली गई है, तमाम सियासी जमातों ने सूबे की हिमायत भी की है और करारदाद जो मंजूर की गई है उसमें कहा गया है कि गिलगित बल्तिस्तान का
ये जो ऐवान यानी जहां पर करारदाद मंजूर हुई है, अवाम की देरीना ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दीगर रियासती इदारों के हुकाम बाला से पुरजोर मुतालबा करता है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा देकर न सिर्फ कौमी असम्बली, सेनेट और जो दीगर वफाकी इदारे हैं यहाँ मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। और दूसरी बड़ी बात जो इशफाक जिक्र कर रहे थे कि सूबे का दर्जा देने के सिलसिले में आईन पाकिस्तान में मुनासिब तरमीम का बिल पार्लियामेंट से मंजूर कराया जाए, जो करारदाद में मुतालबा किया गया है, और इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि इन तरमीम से अक़वाम मुत्तहिदा का जो कश्मीर का मामला है उन करारदादों को लेकर या जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसमें कोई तब्दीली ना हो, जिस पर भारत का सख्त रद्दअमल सामने आया है। और करारदाद में मजीद कहा गया है कि जो ऐवान के अंदर हुआ है, यानी जिस कार्रवाई पर सब ने हामी भरी है, पाकिस्तान भी इस बात का इरादा करता है गिलगित बल्तिस्तान को जो इस वक्त पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर जो मौक़िफ़ है उसमें कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारत का इस पर शदीद रद्द-ए-अमल जो इस वक्त पाकिस्तान की इस ऐवान की कार्रवाई गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली में हुई उसके बाद सामने आया है। मुझे याद है कि जब ये गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की तैयारियों में थे, जनरल मुशर्रफ के टेन्योर में ये बात सामने आई थी, तो उस वक्त जम्मू कश्मीर से भी आवाज़ें उठी थी और इलाहिदी की पसंद खीमे ने इस पर ज़बरदस्त बरहमी का इजहार किया था और उसके बाद थोड़ा सा इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके वहाँ तैयारियाँ हो रही थी और अब इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने जो वहाँ पर उनके मुंतखबा लोग हैं उनसे ये करारदाद जो है वो सामने करवा दी है और अब देखना होगा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस पर क्या कुछ होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कल तक जो जम्मू कश्मीर की सालमियत की बातें कर रहे थे, आज गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाकर कौन सा जवाब पैदा कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात बताएंगे क्यों है लोग नाराज़ और किस बात से है नाराज़, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और साथ साथ अब मैखाने खुलने जा रहे हैं, हुकूमत की तरफ से पॉलिसी सामने आई है, दोनों पर खुलकर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।